तो चलो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ड्यूज स्पोर्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी का फर्म का नाम है, सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर। देखो यहां पर बच्चे वर्ड जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है सेंड्स गुड टू हिज कस्टमर, गुड्स भेजे हैं। एक सेकेंड, मैं दोबारा से फाइल शेयर करता हूं एक बार। ड्यूज स्पोर्ट्स लिमिटेड सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर, सेंड्स, सोल्ड नहीं लिखा, सेंड्स भेजे हैं, सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ऑन अप्रूवल बेसिस भी कहा जाता है या फिर सेल्स और रिटर्न बेसिस भी कहा जाता है। अब जितने भी गुड्स हम भेजेंगे ना, हमें उसकी बाइफरकेशन, उसकी डिटेल्स मिलनी चाहिए कि उनमें से कितनी क्वांटिटी कंफर्म हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न हो रही है, राइट। और अगर कोई फाइनेंशियल ईयर एंड बीच में आ गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो कितनी क्वांटिटी ऐसी हैं जो कस्टमर के पास हैं जिस पर ना तो एक्सेप्टेंस की कंफर्मेशन आई है ना ही उस पर रिटर्न की कंफर्मेशन आई है। क्लियर? तो नीचे डिटेल दी हुई है। 1 सितंबर 2018 सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस ₹2 लाख, 2 लाख रुपए के गुड्स हमने भेज दिए, सेंट भेजे हैं रिटर्न बेसिस पर। तो क्लियरली क्वेश्चन में उसने ये वर्ड यूज कर दिया रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस। इससे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स का नहीं है, अप्रूवल बेसिस वाला क्वेश्चन है। क्लियर? ब्रैकेट में उसने कहा एट कॉस्ट प्लस 33.33%। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत हमें वहीं पड़ती है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है और जो स्टॉक विद कस्टमर है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट भी बताएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर? तो ये तो गुड्स हमने भेज दिए थे। अब आगे चलते हैं। अब इसी गुड्स की जो 2 लाख रुपीस के गुड्स हैं, इसी की वो हमें बाइफरकेशन देगा कि इसमें से कितने गुड्स एक्सेप्ट हुए, कितने रिटर्न हुए और कितने अभी भी कस्टमर के पास है पेंडिंग अप्रूवल। जैसे आप नीचे देखोगे 1 अक्टूबर को उसने गुड्स रिटर्न, इतने गुड्स रिटर्न हो गए 80,000 के। तो जो गुड्स रिटर्न हो गए हैं हम रिटर्न की एंट्री डाल देंगे। रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अप्रूवल आ गई 80,000 रुपीस के गुड्स की। गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, किस डेट को? 31/12/2018। देखते हैं कहीं हमें बताएगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है। 31 दिसंबर 2018 को हो सकता है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता हो और 40,000 रुपीस के गुड्स अभी ये अप्रूवल इस पर नहीं आई है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 + 80 + 40, जो 2 लाख रुपीस के गुड्स हमने भेजे थे
उसकी मुझे डिटेल मिल गई है, यही मुझे चाहिए होती है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। स्टार लिमिटेड, ये तो ड्यू स्पोर्ट्स लिमिटेड था, स्टार्स लिमिटेड नहीं, ड्यू स्पोर्ट्स लिमिटेड रहेगा। रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइप करवा रहा था जहां मैंने कहा था फ्यू ट्रांजैक्शन होती है और हम उसको पहले सेल ही मान लेते हैं। सारे केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा कहां पर होता है? जिस बिजनेस में वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर होती हैं, वहां हम ना इसकी कोई सेपरेट बुक नहीं बनाते। बट ऐसे क्वेश्चंस जहां पर मोस्टली ट्रांजैक्शंस गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर हैं, वहां हमें एक सेपरेट बुक मेंटेन करनी पड़ती है, स्पेशली इन ट्रांजैक्शंस की। तो देखो क्वेश्चन में ही बता दिया, रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, कि हम उसको ऑर्डिनरी सेल मान लेते हैं, जैसा कि हम आमतौर पर नॉर्मली सेल करते हैं और सेल की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हम अप्रूवल बेसिस वाली सेल को भी ऑर्डिनरी सेल ही मान लेते हैं। चलो आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी होंगी इन द बुक्स ऑफ ड्यू स्पोर्ट्स लिमिटेड, assuming that accounting year closes on 31st December 2018, 31/12/2018। थोड़ा सा ये चेंज कर लेना एक दो चीजें जो मैंने अभी करवाई है। स्टार लिमिटेड की जगह आप ड्यू स्पोर्ट्स लिमिटेड कर देना, और फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है। अच्छा अभी तो आपको मैंने नोट्स दिए नहीं है, तो मैं आपको चेंज करके ही नोट्स दे दूंगा। क्लियर? 31 दिसंबर 2018 को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करने की तरफ। जर्नल एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2018। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री in the books of Dues Limited। इसका जो बच्चे फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेम जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। चलो अब हमें जो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो सेल की थी। ऑल्दो ये सेल अप्रूवल बेसिस पर है, रिटर्न बेसिस पर है, लेकिन हमें इसे ऑर्डिनरी सेल मानना है। हमें इसे ऑर्डिनरी सेल मानना है। तो ऑर्डिनरी सेल की एंट्री कैसे होती है? डेटर्स या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर? तो वही हम एंट्री अपने पास कर लेंगे। इसकी डेट है 1 सितंबर 2018। कस्टमर या डेटर्स, समटाइम्स नाम दिया होगा, नाम नहीं दिया होगा, तो आप कस्टमर या डेटर्स वर्ड यूज कर सकते हो। टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में आप मेंशन कर दोगे कि ये अप्रूवल बेसिस पर है। क्लियर? 2 लाख रुपए की सेल। ऑल्दो उसने बताया है ये 2 लाख रुपए बच्चे क्या है, ये सेल प्राइस है। ये 2 लाख रुपीज सेल प्राइस है। और सेल प्राइस किससे मिलके बनता है? सेल प्राइस मिलके बनता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम अपने पास क्या बुक करते हैं जब भी सेल होती है? कॉस्ट पर बुक नहीं करते, हम तो सेल्स पर बुक करते हैं। क्लियर? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस 2 लाख रुपीज में कुछ पार्ट कॉस्ट का है, कुछ प्रॉफिट है, और उसके लिए उसने क्वेश्चन में हिंट दिया है कि ये जो 2 लाख रुपए सेल आया है, ये कॉस्ट प्लस 33.5
33%, 33 1/3% है। चलो देखते हैं कौन मुझे बताता है, एक बार बता के बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कि इसमें कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट कितना है। लेट्स सी कौन सा बच्चा सही बताता है। 2 लाख रुपए की सेल है और उसके बारे में लिखा एट कॉस्ट प्लस 33.33%। सबने आंसर देने, कॉस्ट क्या होगी इसकी। 33 को 1/3 भी बोलते हैं। 33.33%। और बच्चे आंसर दो, बस बाकी सब अटक गए। बहुत ही सिंपल है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर 2 लाख रुपीज सेल है, देखो एक बच्चे का आया 1,94,000 रुपीज। ये 194 क्या है, कॉस्ट है 194। 194, 1,94,000, इसका 33.33% निकाल के देखना और इसमें ऐड करके देखना, क्या ये आपका 2 लाख रुपए सेल बन जाएगा। गलती कर गए ना। देखो बच्चे, जब 33.33% कॉस्ट प्लस 33.33% की बात की गई है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है। अगर कॉस्ट 100 है तो 100 का 33.33% जो होगा वो प्रॉफिट होगा, और 100 का 33.33% कितना आएगा, 33.33 आएगा। तो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, दोनों मिला के हो जाते हैं 133.33। तो इसका मतलब जो सेल है, जो सेल है 2 लाख रुपीस, वो अपने आप में कॉस्ट का इसमें 100 है और प्रॉफिट का इसमें 33.33% है। यानी कि 2 लाख जो सेल है ये अपने आप में 133.33% है। अब अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और प्रॉफिट निकालना है तो 33.33 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, 33.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,50,000, 1,50,000 रुपए, ये कॉस्ट है। और अगर आप इसको 33.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 लाख रुपीस की सेल आ जाएगी। ये वाला बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा तो कई सारे चैप्टर्स में आएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समटाइम्स सेल गिवन होती है
और समटाइम्स कॉस्ट गिवन होती है। तो जब सेल गिवन है तो सेल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। अप्रोक्स आपने 0.33 लिया होगा, ये 0.3333 ले लो कई बार, तो आपका आंसर मोर और लेस 150 आ जाएगा। 150 1,50,000.00 समथिंग करके आ जाएगा। जो 0.33 लिया डेसिमल, आपने 2 डेसिमल लिए होंगे, उसको 6 7 8 10 डेसिमल तक ले लो एक बार, तो आपका बिल्कुल इसके पास पहुंच जाएगा। राइट, चलो फर्स्ट एंट्री कर दी। बस मैंने आपको ये बता दिया यहां पर कि इसमें कितना पार्ट हमारा कॉस्ट का है और कितना पार्ट हमारा प्रॉफिट का है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आप नरेशन में मेंशन कर दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यहां पर आप मेंशन कर दोगे नरेशन में। उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न कर दिए कस्टमर ने। रिटर्न करने पर या तो आप रिवर्स कर दो या सेल्स रिटर्न, दोनों काम कर सकते हो। 80,000 रुपीज 1 अक्टूबर। तो सेल्स जो आपने ऊपर की थी एंट्री कस्टमर टू सेल, अब सेल्स टू कस्टमर कर दो। राइट, और आप इसको सेल्स रिटर्न भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। अगर आप सेपरेटली ये देखना चाहते हो कि कितनी रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न यूज करो, अदरवाइज सेल्स यूज करो। दोनों ही केस में ना, यहां पर सेल क्रेडिट में है, जब सेल डेबिट में आएगा तो आपस में एडजस्ट होके माइनस ही हो जाएगा। और सेल्स रिटर्न भी लोगे वो भी सेल्स में से माइनस ही होता है। तो जब नेट सेल निकालोगे ना तो अमाउंट सेम आएगा। क्लियर? तो सेल्स टू कस्टमर या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 80,000 रुपीज की रिटर्न हो गई है। इसकी बच्चे एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले सेल मान लिया। तो अगर मैंने पहले सेल मान लिया तो अब मुझे रिवर्स की एंट्री करनी होगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। क्लियर? थर्ड एंट्री 25 नवंबर को, हमें ना कोई टाइम पीरियड नहीं बताया था, टाइम पीरियड नहीं बताया कि ड्यू डेट कब की है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने गुड्स दे दिए और सब कुछ कंफर्मेशन पे है कि कस्टमर को कंफर्म करना है, या तो मैं पता करता रहूंगा या वो बताएगा। तो फाइनली जब तक भी वो हमें सेटिस्फाई होके बताएगा नहीं कि मैंने रख लिए या दे दिए। जनरली ड्यू डेट गिवन होती है, एक टाइम पीरियड होता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, डिपेंड करता है केस टू केस, गुड्स टू गुड्स कितना टाइम पीरियड उसके लिए मिलना चाहिए, कितना टाइम रीजनेबल है। राइट, तो अगर उस टाइम पीरियड तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती है, अब इस बात को ध्यान रखना, जब भी हमने गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हमने कस्टमर को दे दिए और साथ में टाइम पीरियड मेंशन है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपको बताना है कि आपने लिया या नहीं लिया, और अगर कस्टमर नहीं बताता तो ये मान लिया जाता है कि कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर उस टाइम पीरियड तक नहीं बताएगा तो। क्लियर? चलो, अभी वाली कहानी में कोई ड्यू डेट नहीं है, तो 25/11 को कुछ रिसीव करके हमारे पास अप्रूवल आ गई है, लेटर हमने रिसीव कर लिया जिसमें अप्रूवल थी कि वो एग्री हो गया, इतना 80,000 के गुड्स रख रहा है। अब इस केस में जहां पर मैंने पहले इसको ऑलरेडी सेल्स मान लिया है, ऑलरेडी मैंने सेल की एंट्री कर दी है, इस वाले केस में मेरे को दोबारा से एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख रुपीज में वो 80,000 इंक्लूड है जिसकी अब अप्रूवल आई है, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी।
तो 80,000 रुपीज की उसने रिटर्न कर दिए, 80,000 रुपीज की उसने अप्रूवल दे दी, बचा 140, और सॉरी ओनली 40,000 बचा। 40,000 का क्या होना है उसको देख लेते हैं। उसके लिए 31 दिसंबर 2018 डेट आ गई और लिखा हुआ है गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल। अभी अप्रूवल नहीं आई है, तो अवेटिंग अप्रूवल मतलब हम वेट कर रहे हैं कि उसकी अप्रूवल आए। हम इसको ऑलरेडी सेल मान चुके हैं बट अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो मुझे अब इस केस में, ऐसे वाले क्वेश्चंस में 2 जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहली जर्नल एंट्री, मैंने जो सेल ऑलरेडी बुक कर ली है उसको रिवर्स करूंगा। रिवर्स करने की सेम एंट्री है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, टू कस्टमर या डेटर, जो भी हमने लिया है। क्लियर? पहली एंट्री ये, और इस एंट्री को तो बच्चे सेल प्राइस से ही करना है। अब देखो नेट क्या हुआ होगा, अगर आप यहां समझने की कोशिश करोगे तो 2 लाख रुपीस की सेल बुक हो गई है, सेल्स क्रेडिट में है, और उसके बाद 80,000 की एंट्री और 40,000 की एंट्री में सेल्स डेबिट में है। तो अगर मुझे नेट सेल निकालनी होगी तो 2 लाख जो क्रेडिट में है उसमें से डेबिट वाले माइनस हो जाएंगे, 80 एंड 40 माइनस हो जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 80,000 की सेल बुक हो गई है, जो एक्चुअली में भी होनी चाहिए थी, है ना। एक्चुअली में भी हमें 80,000 की सेल ही बुक करनी थी, क्योंकि 80,000 की सेल की ही अप्रूवल आई है। राइट, हमने क्या किया, पहले पूरे को बुक कर लिया और जितना रिटर्न हुआ या जितना अवेटिंग है उसको माइनस कर दिया। तो इन सारी एंट्रीज को अगर मैं कंसोलिडेट कर दूं, मिला दूं, इसका नेट इंपैक्ट देखना चाहूं, तो बच्चा मेरी 80,000 की सेल ही बुक हुई है। क्लियर? तो इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर एंड पे मेरे को फर्स्ट एंट्री डालनी है रिवर्स की, वो बच्चे सेल प्राइस से ही डालनी है। और इस समय ध्यान रखना है, यहां पे आप डाल दोगे बीइंग, इसकी जो है वेटिंग अभी अप्रूवल अवेटिंग है, अप्रूवल नहीं आया। एक सेकेंड एंट्री और होगी, सेकेंड एंट्री यही होगी, जितने भी गुड्स की अप्रूवल नहीं आई है, यानी कि ये 40,000 वाले, लेकिन ये 40,000 सेल प्राइस है, सेल की एंट्री या रिवर्स की एंट्री ये तो सेल प्राइस से होती है, लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड होता है। तो मैं जब अपने पास ये स्टॉक की एंट्री करने जा रहा हूं, यहां पर स्टॉक को बोलते हैं गुड्स विद कस्टमर या स्टॉक विद कस्टमर। टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम ट्रेडिंग में भेज देते हैं, क्योंकि फिजिकली जो स्टॉक काउंट हुआ क्लोजिंग स्टॉक वो भी अल्टीमेटली ट्रेडिंग में जाता है, और यहां पर भी हम इसको ट्रेडिंग में भेज देंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अमाउंट बच्चे 40,000 मत डाल देना। अगर आप 40,000 डाल रहे हो तो आपने क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पर रिकॉर्ड कर दिया, जबकि सही क्या है, सेल प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, और मोस्टली केस में कॉस्ट ही कम होती है। तो बच्चे सेल प्राइस तो हमारे पास है 40,000, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट के लिए ही फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये बात लिखी थी कि हमारा 2 लाख में इंक्लूड है 33.33%। सेम ऐसे ही अगर मैं 40,000 की बात करूं तो 40,000 में
इसमें भी 100 अगर कॉस्ट है तो 33.33% मेरा प्रॉफिट है, यानी कि 40,000 जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 40,000 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 133.33% से, कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट निकालना है तो 33.33 से मल्टीप्लाई करो। तो इस केस में आप डिवाइड करोगे 133.33, 2 डेसिमल तक मत लेना, इसको 6 7 8 10 डेसिमल तक ले लेना, तो मोर और लेस एक्यूरेट आएगा। 30,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई है। अब आप बेशक करके भी देख लो, वेरीफाई करके। मैं कह रहा हूं 30,000 मेरी कॉस्ट है, इस पर प्रॉफिट कितना है 33.33%, तो 30,000 का कॉस्ट प्लस 33.33%, तो आप इसका 33.33% यानी कि 1/3 अगर निकालोगे तो वो आएगा 10,000। तो 10,000 मेरा प्रॉफिट है, 30 प्लस 10 40,000 की सेल बन गई है। वेरीफाई भी कर सकते हो। अब कॉस्ट बच्ची आपकी 30 है, सेल प्राइस आपका 40 है, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, विच एवर इज लोअर, और लोअर क्या है मेरे पास, लोअर है कॉस्ट 30,000। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपकी ये जो एंट्री है ये सेल से नहीं होगी, ये कॉस्ट से होगी। तो ये वाली एंट्री को आपने 30,000, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। यहां पर बच्चे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो उसने जर्नल एंट्रीज मांगी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले सबको सेल मान लेना है, फिर जो सेल नहीं है उनको रिवर्स कर देना है, और ध्यान रखना है जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको अपने पास इस जर्नल एंट्री से स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इससे आपको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर मैं समटाइम्स यहां पर कॉस्ट वर्ड यूज कर दूं ना, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग कॉस्ट पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो भी आप यही समझना कि मेरा कहने का मतलब है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मोस्टली कॉस्ट कम होती है तो थोड़ी सी आदत पड़ जाती है कॉस्ट बोलने की, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लियर है, बताओ एक बार ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक और पॉइंट को डिस्कस करते हुए। क्लियर, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो गुड है।